गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक प्रक्रियाएं। एक व्यक्ति या समूह की दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है और जब अंतःक्रिया में निरंतरता पाई जाती है और साथ ही जब वह किसी निश्चित परिणाम की ओर बढ़ती है तो ऐसी अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। कह सकते हैं कि अंतःक्रिया के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनको ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यदि दो व्यक्ति समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं या एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं तो उनकी इस अंतःक्रिया में क्या निरंतरता पाई जाती है और धीरे धीरे इसका जो परिणाम है वो मित्रता के रूप में निकलता है, उसमें सहयोग पनपता है। वही क्या है, सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। या कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में सदैव बनी रहने वाली और साथ ही परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो एक विशिष्ट परिणाम या परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। अब है सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। पहला जो आवश्यक तत्व है या विशेषता भी कह सकते हैं वो है घटनाओं का एक क्रम। किसी एक घटना को चाहे वह कितनी ही कम या अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो, सामाजिक प्रक्रिया क्या नहीं कहा जा सकता। उसके लिए आवश्यक है कि उसमें विभिन्न घटनाओं का क्या है, एक क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है घटनाओं की पुनरावृत्ति। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ घटनाओं को बार बार घटित होना आवश्यक है। यदि कोई घटना एक बार घटित हो जाए तो क्या है, उसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति या घटनाओं का बार बार घटित होना आवश्यक होता है। थर्ड है घटनाओं के बीच संबंध होना। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, उनका क्षेत्र पृथक पृथक हो सकता है, परंतु उन सभी घटनाओं के बीच संबंध का होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध के अभाव में केवल घटनाएं मात्र सामाजिक प्रक्रिया जो है घटना के अभाव में क्या है, वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहलाएंगी। फोर्थ है निरंतरता। सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं की पुनरावृत्ति का बार बार घटित होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का क्या है, निरंतर बने रहना भी आवश्यक है। जैसे सहयोग को व्यक्त करने वाली जो घटनाएं होती हैं समाज में घटित होती रहती हैं, उनमें निरंतरता पाई जाती है। इतना अवश्य है कि किसी समय सहयोग की मात्रा कम और किसी समय अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट परिणाम। परिणाम सामाजिक घटना का एक परम आवश्यक तत्व है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया तो घटनाओं का ऐसा क्रम है जिसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और जिसके कुछ निश्चित परिणाम अवश्य निकलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सहयोग क्या है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और समूह को एकता के सूत्र में बांधती है और प्रगति में क्या है, सहयोग योग देती है। तो ये कुछ एक जो है सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। अब नेक्स्ट हम इसकी जो है प्रकारों पे चर्चा करते हैं। तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला सहयोगी प्रकार या संगठनात्मक प्रकार, दूसरा है असहयोगी या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। तो पहले जो है हम सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया पर जो है वो चर्चा करेंगे कि सहयोगी या सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है। तो कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो समाज में एकीकरण, संगठन और सहयोग में बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सहयोग में बढ़ावा देती हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को क्या है, सहगामी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इनमें सहगामी या संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: सहयोग, व्यवस्थापन, साथमीकरण। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, परसंस्कृतिकरण और एकीकरण आदि। तो पहले हम इसके जो है जो सहगामी सामाजिक प्रक्रिया, उसमें सबसे पहले जो
इसका प्रकार आता है, कह सकते हैं सामाजिक जो प्रक्रिया होती है वो है सहयोग। उस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सहयोग सामाजिक जीवन का क्या एक मूलभूत आधार है। इसके अभाव में क्या सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की हम क्या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सहयोग के अभाव में न तो बालक का ठीक से पालन पोषण हो सकता है, न ही समुचित ढंग से उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। पारिवारिक जीवन में पाए जाने वाले सहयोगी सदस्यों को क्या अच्छा नागरिक बनाने में क्या है योगदान देता है। कुछ समाज में कुछ लोग जो हैं वो सहयोग और प्रतिस्पर्धा को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा भी क्या सफल होने के लिए व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम उनको क्या एक दूसरे का विरोधी नहीं मान सकते हैं। सहयोग जो है वो कह सकते हो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है साथ साथ कार्य करने को व्यक्त करता है, जहाँ एक व्यक्ति या समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति में क्या है सहायक हो। या कह सकते हैं कि ये सामाजिक अंतःक्रिया का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह क्या करते हैं किसी सामान्य रूप से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर क्या करते हैं प्रयत्न करते हैं। अब इसमें जो है सहयोग के कुछ एक अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से जो है इसके प्रकार बताए हैं। जैसे मैकाइवर पेज ने इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में बांटा है। प्रत्यक्ष जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या है समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें, ठीक है, तो प्रत्यक्ष सहयोग हो गया। अप्रत्यक्ष जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग। ग्रीन ने भी 3 प्रकार बताए हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक जो है वो सामान्यतः ये है जिसमें घनिष्ठ व आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें व्यक्ति और समूह के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रहता। द्वितीयक में क्या होता है कि ये जो है विशेषता है वहाँ पाई जो द्वितीयक जो है उनमें क्या है घनिष्ठता का आप कह सकते हो जो डायरेक्ट जो घनिष्ठता का जो संबंध होता है वो नहीं होता। ये मुख्यतः जटिल समाजों में इस प्रकार का सहयोग कह सकते हो पाया जाता है। और इसमें जो है व्यक्ति क्या है जो सहयोग करता है समूह के साथ सहयोग करता है, परंतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या हित को वो क्या है ध्यान में रखता है। इसमें समूह कल्याण की प्रधानता न होकर क्या व्यक्ति कल्याण की जो है प्रधानता होती है। फिर है तृतीयक सहयोग। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ क्या अनुकूलन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं तृतीयक सहयोग। इसके अलावा भी जो है ऑगबर्न निमकॉफ ने बताए 3 प्रकार के सहयोग, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, विभेदीकृत सहयोग। तो इस प्रकार सामान्य सहयोग जो होता है उसमें क्या है कि कुछ लोग मिलकर समान या एक सा कार्य करते हैं, ऐसा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मित्रवत सहयोग में क्या होता है आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ क्या सहयोग किया जाता है। और विभेदीकृत इसे विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से पुकारा जाता है। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो उसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। तो इस प्रकार से सहयोग के विभिन्न प्रकार अलग अलग थिंकर्स ने बताए हैं। फिर नेक्स्ट है व्यवस्थापन। सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रिया है नेक्स्ट जो सामाजिक प्रक्रिया है इसमें वो है व्यवस्थापन या समायोजन। तो व्यक्ति या समूह निरंतर प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए जो समझौता किया जाता है उसे ही क्या व्यवस्थापन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है संघर्षरत व्यक्ति या समूह कभी तो स्वयं ही परस्पर व्यवस्थापन कर लेते हैं और कभी किसी मध्यस्थ की सहायता से व्यवस्थापन हो जाने का। ये तात्पर्य नहीं होता कि व्यवस्थापन करने वाले कभी संघर्ष नहीं करेंगे और वे सदैव ही सहयोग की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वो एक टाइम में एक सिचुएशन में क्या है संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं।
इसका जो उद्देश्य है कह सकते हैं नकारात्मक नहीं होता है, वरन इस बात का सूचक है कि संघर्षकारी समूह जो हैं काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, तो वह क्या शांति से रहना चाहते हैं। इसमें दोनों पक्षों में लेन देन होता है और प्रत्येक पक्ष अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो एक तरह से ये क्या पॉजिटिविटी की ओर ही इंडिकेशन करता है जो व्यवस्थापन है वो कह सकते। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर अग्रसर होने का एक तरह से प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थापन या समायोजन क्या है, एक प्रकार का समझौता है संघर्ष की स्थिति को टालने का। फिर है व्यवस्थापन के कुछ एक प्रकार हैं। तो व्यवस्था मुख्य रूप से गिलिन ने बताएं समन्वयात्मक, अधिष्ठापदीय। तो समन्वयात्मक जो होते हैं ये समान पक्षों के बीच होता है। दो समान शक्ति वाले व्यक्ति, समूह या राष्ट्र संघर्ष को टालने के लिए जो समझौता करते हैं उसे समन्वयात्मक व्यवस्थापन कहते हैं। अधिष्ठापदीय अधीनस्थ व्यवस्थापन जो है वो ये उन पक्षों के बीच होता है जिनमें एक पक्ष शक्तिशाली और दूसरा क्या होता है, कमज़ोर होता है। जैसे युद्ध में शक्तिशाली राष्ट्र की विजय होने के बाद वह हारे हुए राष्ट्र पर क्या अपनी शर्तें थोपता है और हारे हुए राष्ट्र को मजबूरन उन्हें मानना पड़ता है, अन्यथा उसके नष्ट होने का क्या है, डर रहता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थापन है एक जो है जो समाज में समझौते के तहत शांति लाने का एक तरह से कहते हैं एक प्रयास है। फिर तीसरा है सात्मीकरण या आत्मसात। आत्मसात क्या है, एक तरह से धीमी गति से एवं अचेतन रूप से होता है। इसमें व्यक्ति और समूह के बीच में मतभेद कम होते हैं तथा क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति आदर के साथ समानता में इसमें वृद्धि होती है। संघर्ष व एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन होता है और आत्मसात जो होता है या सात्मीकरण होता है वो एक तरह से कह सकते हैं अंतिम चरण होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को क्या स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार क्या है वो आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, जो अपने जो सहयोग के अंतिम चरण में होती है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मसात या एसिमिलेशन इंग्लिश में या सात्मीकरण जो है वो एकीकरण को बढ़ावा देती है और ये एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो कि दो व्यक्तियों समूह के विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों में समानता लाती है। इसके अलावा भी हैं जैसे परसंस्कृतिकरण है, एक संगठनकारी प्रक्रिया है। जब दो संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक संस्कृति को मानने वाले लोगों द्वारा कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर क्या बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिया जाता है, तो उसे परसंस्कृतिकरण कहते हैं। इसके अलावा एक एकीकरण भी संगठनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो है सामाजिक संरचना और प्रकारों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। ये दृढ़ता के बारे में स्पष्ट विचार सामाजिक एकीकरण है वो समाज में क्या है, एक घनिष्ठता, दृढ़ता और जो है संगठन लेके आती है और एक तरह से क्या है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में ये जो अवस्था होती है वो सहायक सिद्ध होती है। या कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया और एक दशा दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में एकीकरण समाज में निरंतर चलता रहता है, समाज और व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और उसी के अनुरूप इकाइयों में अपना सामंजस्य स्थापित करती रहती है। कभी कभी एक इकाई में परिवर्तन होने पर यह समस्त अवस्था को क्या बदल देती है। ये एक दशा भी है। जब एकीकरण को प्राप्त कर लिया जाता है तथा इकाइयों और समग्र के बीच संतुलन कायम हो जाता है तब ये स्थिति या दशा एकीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिन पे हमने विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसकी असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।